प्रेक्षागृह दरभंगा में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पंचायती राज विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में दरभंगा जिला में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की प्रगति, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना सष्टम एवं पंचम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत क्रियान्वित योजना की प्रगति, 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति आदि बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की गई। वहीं मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि हर पंचायत में सोलर लाइट योजना क्रियान्वयन करना है, लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण योजना है, सभी कार्य समय सीमा के अंदर करें। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन को नियमित संचालित करें, सभी कर्मी एवं पदाधिकारी पंचायत सरकार भवन में बैठे और जनता की समस्या को हल करें। पंचायत सरकार भवन को छोटा सचिवालय का रूप दे। उन्होंने कहा कि अब पंचायत सरकार भवन में बैठने वाले पदाधिकारी एवं कर्मी का बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज होगी। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को कहा कि सरकार के निर्देश का अनुपालन करे, कार्य तीव्र गति से करे। पंचायती राज विभाग अंतर्गत दरभंगा जिला में प्रथम चरण में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रखंड में प्रत्येक ग्राम पंचायत के 4-4 वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 4 प्रखंड में अधिष्ठापन का कार्य तेज गति से जारी है। इस प्रकार कुल लक्ष्य 12,320 लाइट के विरुद्ध 12,040 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया गया है। द्वितीय चरण में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का विभाग द्वारा दरभंगा जिला में 5,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लक्ष्य के विरुद्ध 2,720 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया गया है। 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत जिला में ग्राम पंचायतों में 398 कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है। जगह जगह यात्री शेड बनाया गया है। ग्राम पंचायतों के तालाब में जर्जर घाट का मरम्मती और जीर्णोद्धार किया गया है। 60 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण कराया गया है। साथ ही 15वीं वित्त आयोग के अनटाइड मद से गली नाली का निर्माण भी ग्राम पंचायतों में कराया गया है। वर्तमान में दरभंगा जिला में 58 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया है जो पूर्ण एवं क्रियाशील है। 26 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण ग्राम पंचायत स्तर से किया जा रहा है। साथ ही 187 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए भूमि का सीमांकन किया गया है। यह सीमांकित भूमि पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। समीक्षा उपरांत मंत्री के द्वारा विभाग में क्रियान्वित विविध योजनाओं को तेज गति से पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। कार्यक्रम के अंत में मंत्री के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया और काम में कोताही बरतने वाले कर्मचारी एवं एजेंसी को विभाग के द्वारा कार्रवाई करने के लिए वरीय अधिकारियों को निर्देशित किया। विशेष तौर पर मंत्री द्वारा पंचायत सरकार भवन मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी काम में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया। इसके साथ ही बिजली विभाग के अभियंताओं के साथ विभाग के अधिकारियों को सरकार की सभी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया। यह बैठक में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, मंत्री के आपत्ति सचिव मनीष शर्मा, विशेष कार्य पदाधिकारी पंचायती राज विभाग बिहार गोपाल शरण, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। रोड साइड प्लांटेशन 23-24 में ऑनगोइंग दिखाया जा रहा है। पंचायत कौन है? बहादुरपुर का ये है खराजपुर सुनंदा। मनियारी के कौन है? मनियारी, बहादुरपुर मनियारी। नंबर 11 में मनियारी शमशान का घेराबंदी 20 लाख ऑनगोइंग है। 8 लाख रुपया पेमेंट है। नीति आयोग सर सब नहीं देख रहे हैं, अब काम नहीं हो रहा है।
दरभंगा में पंचायती राज विभाग द्वारा जो जन कल्याण के लिए योजनाएं चल रही हैं, बिहार के लोग के लिए, जन के लिए, परम आदरणीय नीतीश कुमार जी उनके निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री सरदार चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के निर्देशन पंचायती राज विभाग के सभी पदाधिकारियों के द्वारा आज समीक्षा बैठक हम लोगों ने किया है। जिन्होंने मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का पंचायत सरकार भवन जो है बनाने का जो योजना है, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जो है का संकल्प है और यह चाहते हैं कि हमारे पंचायत, हमारे गांव जो जनता है उनकी समस्या को हम पंचायत में ही दूर करें। गांधी जी कहते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है, और उसी को आगे करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना को लागू किए हैं। और इसमें चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, या बहुत सारी समस्याएं हैं जो गांव से जुड़ा हुआ है, सभी समस्याओं को पंचायत सरकार भवन में फिर दूर करे। हमारे आम जनता को प्रखंड और जिला का दौरा नहीं लगे, और इसके लिए हम लोगों ने इधर के दिनों में हमने निर्देशित किया था कि बायोमेट्रिक सिस्टम लगाकर जो पंचायत के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको पंचायत सरकार भवन में मौजूदगी रहे। जब पंचायत सरकार भवन में अधिकारी कर्मचारी बैठेंगे तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण इलाके के जनता का जो समस्या है वो दूर। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है कि अब पंचायत सरकार भवन में हम लोग पुस्तकालय का भी आदेश किया है। पुस्तकालय डिजिटल होगा और इससे काफी ग्रामीण इलाका में जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हमारे छात्र हैं उनको भी लाभ होगा, और भी जो हमारे वृद्ध हमारे गार्जियन लोग हैं उनको भी बहुत सारी बातों की जानकारी मिलती रहेगी। पेपर के द्वारा अन्य लोगों को भी जानकारी मिलता रहेगा, इसलिए हमने वहाँ पुस्तकालय का भी अनाउंसमेंट किया और पुस्तकालय भी लग रहा है। RTPS सेंटर भी चालू है, जिससे सभी तरह का जो है जातीय, आवासीय, राशन कार्ड से संबंधित जितने भी जो भी कार्य हैं गांव स्तर पर उसका निकाला किया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस भी हम खोलने जा रहे हैं, उनके द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर लागू किया जाएगा। इससे लगभग काफी समस्या का हल हो जाएगा पंचायत में। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पंचायत में ही सचिवालय चले ताकि आम आवाम का कठिनाई को हम दूर कर सकें। लगभग उसमें 65 योजना ऐसे हैं जिसका निराकरण होगा। ग्राम कचहरी भी हम पंचायत सरकार भवन में ही चालू किए हैं। लगभग 2000 से ऊपर स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा हम लोगों ने दिया है, पैसा हमने दे दिया। जल्द से जल्द बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पंचायत सरकार भवन का टेंडर हो चुके हैं, बहुत जगह टेंडर की प्रक्रिया में है। लगभग 2165 भवन विभाग को हम लोगों ने पैसा दे दिया है, वो भी टेंडर अपना कर चुके हैं। कुछ टेंडर जो है प्रक्रियाधीन है, और लगभग 1400
हम लोगों ने मुखिया जी के द्वारा शुरू कराया था। और इस तरह से लगभग 8,000 से ऊपर जो हमारा पंचायत है, सभी पंचायत भवनों पर पंचायतों में हम सरकार भवन बनाएंगे और यह 2025 से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, इसको हम लोग पूरा करें। दूसरे नंबर में एक और महत्वाकांक्षी योजना है सोलर लाइट, जो गांव को हम चकाचौंध करें, जगमगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय का यह संकल्प है कि हम गांव को चकाचौंध करेंगे और उसके तहत लगभग हम लोगों ने 8 लाख सोलर का लक्ष्य रखा, जिसमें प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक वार्ड में 10-10 सोलर लगाना और 10 सोलर मुखिया जी के स्वेच्छा अनुसार सार्वजनिक जगह पर हमको लगाना है। हमने इसका भी समीक्षा किया है। हम मंत्री बने थे, उसके पहले लगभग 1,60,000 सोलर लगे थे। अभी 3-4-5 महीना के अंदर में 3 लाख तक हम पहुंच गए हैं और हम समझते हैं कि 2-3 महीना में यह लक्ष्य को हम पूरा कर लेंगे। 15वीं योजना से अभी लगभग 1100 करोड़ पूरे बिहार में हम पैसा का स्वीकृति दिए हैं, जो सभी ग्राम पंचायत को 70% और 15% जिला परिषद को, 15% पंचायत समिति को पैसा 2-4 दिन में मिल जाएगा। और हमारी सरकार और पंचायती राज विभाग यह संकल्पित है। बिहार विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दरभंगा कोर्ट प्रांगण में शनिवार को वहीं आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल में सुबह 10 बजे से निर्धारित किया गया था, जहां पर आपसी सुलहनामे के आधार पर कंपाउंडेबल वादों की सुनवाई की गई और वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलतापूर्वक संचालन के लिए बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव रंजन देव द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमों की सुनवाई के लिए 20 बेंच गठित किया गया था, जिसमें व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 13 बेंच, व्यवहार न्यायालय बेनीपुर में 3 बेंच एवं व्यवहार न्यायालय बिरौल में 4 बेंच का पूर्व से ही गठन किया गया था। सभी जगह का मिलाकर कुल 20 बेंचों का गठन किया गया। हम आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की गई, जिनमें विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथा शमनीय आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्त लाभ की वाद, राजस्व मामले एवं अन्य दीवानी मामले, बीएसएनएल इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में सहयोग दे रहे कई पदाधिकारी से लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत में आए हुए कई आम लोगों से बात की। क्या कुछ कहा इन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। अदालत का आयोजन किया गया है, किस ओर से किया गया, किस तरह से निष्पादन किया जाता है? ये राष्ट्रीय लोक अदालत हर 3 महीने पे हमारे यहाँ होता है, जिसमें जो भी पेंडिंग केसेस है वो यहाँ पे निष्पादन किया जाता है। जैसे हम लोग बैंक से हैं, तो जो हमारे यहाँ से लोन लिए हैं वो सही से लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो यहाँ आके उन्हें बहुत ज्यादा राहत मिलता है। समझौता के तहत वो लोन बंद करके उससे निश्चित हो जाते हैं। कितने बजे तक ये लोक अदालत ये चलेगा? सुबह 9:15 से इसकी समय थी। यहाँ हमारे यहाँ कुछ यहाँ प्रोग्राम भी सम्मिलित किया गया था। उसके बाद हम लोग बैठ के यहाँ निष्पादन किए हैं। 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। अपना परिचय दे दें। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेला इंडस्ट्रियल की सीनियर मैनेजर हूँ। जी सर, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, किस ओर से किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है? ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो है वो हर 3 महीने में उसका आयोजन किया जाता है। इसमें जो भी लंबित मामले होते हैं वो केस सेटलमेंट लोग जो है बेनिफिशियरी जिसका कर्ज माफी का एक तरह से ये स्कीम चलता है, उसी के तहत है। हम लोग का सेंट्रल बैंक का बहुत सारा केस का निपटारा हुआ है। हम लोग सारे ब्रांचेज हैं, बेला ब्रांच है, मिथिला यूनिवर्सिटी ब्रांच है, बेहतर ब्रांच है, सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हैं। मौसम थोड़ा खराब होने के कारण लोग ज़्यादातर नहीं आ पाए हैं,
कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सेटल हो। अभी कितने टेबल बनाए? जी, अभी तक कितने लोगों का सेटलमेंट? सेंट्रल बैंक का 42 अकाउंट हुआ है इस सेंटर पे। दूसरे सेंटर जैसे बेनीपुर है, वहाँ जिला में और भी सेंटर्स हैं, या फिर रीजन में और भी सेंटर्स हैं, अलग अलग है। कुल कितने टेबल बनाया गया निपटारा के? टेबल तो देख ही रहे हैं, बहुत सारा टेबल है, हर एक तरह का पब्लिक के किस तरह का मामले का निष्पादन यहाँ? हर तरह के मामले का। ये चूंकि बैंक से संबंधित है तो बैंक में जो लोनी है उन्हीं का सेटलमेंट होता है, और बाकी तो जो लोक अदालत में अलग अलग बिजली विभाग या जो भी है उसका हो ही रहा है। मेरा नाम नीरज नयन है, सेंट्रल बैंक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में शाखा प्रमुख के पद पर तैनात हूं। इसमें जो लोक अदालत में लोग आते हैं तो क्या किसी तरह का इसमें शुल्क भी लिया जाता है या फ्री ऑफ कॉस्ट? लोक अदालत का सीधा तात्पर्य यही होता है कि वो सर्टेन अमाउंट पे पहुंचते हैं, जो लोनी होते हैं उनको छूट देके दोनों की रजामंदी से एक अमाउंट तय किया जाता है, उसी पे सेटलमेंट होता है। क्या कुछ यहाँ का व्यवस्था लगा? क्या आप और हम तो बहुत दौड़ रहे हैं, बहुत आसान हो रहा है, लेकिन जोड़ करके अब लोग क्या मामला है? क्या केस है आपका? किस तरह का केस है? केसीसी है किसान के। अच्छा, तो आपसे बोल रही हूँ। अच्छा, ये समस्या ठीक हो जाए? हाँ, जरूर चाहे ना करो, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को मदद मिले तब न। कैसा मदद आप लोग को चाहिए? जो इंटरेस्ट माफ को हम लोगों को, और क्या किसान है, किसान से मिला था, शिविर लगा के कलेक्टर साहब दिए थे जी, यहाँ पर प्रोफिट में। फिर क्या दिक्कत हो रहा है अब आपको? दिक्कत हो रहा है जो सूद का सूद जोड़ करके अब उतना हम कहाँ से दे पाए। कितना पैसा में लिए थे? कितना सूद हुआ है? 40,000 लिए थे। अच्छा। 2 लाख हो गए। 2 लाख सूद हो गया। कब लिए थे? 2008 तो अभी तक नहीं सद पाया? नहीं सर। उसी का सुलह करने के लिए आए? हाँ, चाहिए ना, है ना। क्या नाम हुआ आपका? वो हमारा नाम जी। चमन कुमार। कहाँ से आए हैं? आएगा अच्छा, क्या मामला है? आपस में केस सब था, वही सब। अच्छा, तो यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत में आए? हाँ हाँ इससे फायदा मिल पा रहा है? हाँ, अभी तो आए हैं तो आप देखिए ना, हमें चाहिए। पहली बार आए हैं? इससे पहले भी आए थे? पहली बार हम। पहली बार आए। कैसा लग रहा है यहाँ का जो व्यवस्था है? कैसा लग रहा है? ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद किफायत। शनिवार को ही बारिश ने एक बार फिर से दरभंगा शहर को डुबा कर रख दिया और सड़क की बात तो छोड़ दीजिए, वीआईपी रोड भी बारिश के पानी में डूब गया। आप जिस किसी सड़क या चौक चौराहों या गली मोहल्ले के सड़कों में जाएंगे तो सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। दरभंगा में जल जमाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और नगर निगम की पोल लगातार खुल रही है। हम आपको बीटीएन न्यूज के माध्यम से लगातार दरभंगा में हो रहे जल जमाव की स्थिति से अवगत करवा रहे हैं और लोगों की परेशानियों को भी सुना रहे हैं। हर बारिश के बाद दरभंगा की ऐसी स्थिति हो जाती है कि कहां सड़क, कहां नाले और कहां गड्ढे, कुछ समझ नहीं आता। ऐसे में कुछ बड़ी दुर्घटना होने की भी आशंका हो सकती है। वहीं जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि नगर निगम जल निकासी के मामले में काफी पीछे रह गई है और टैक्स वसूली के मामले में वृद्धि कर टैक्स वसूल रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर नगर निगम कुछ भी नहीं दे रहा है। दरभंगा शहर के लोग बारिश के पानी में डूब जाते हैं। हर बारिश के बाद दरभंगा के अलग अलग जगहों का बद से बदतर हालत दिखाई देता है। अब जल जमाव की समस्या से कब तक निजात पा सकेगा और दरभंगा नगर निगम बरसात के पानी की निकासी के लिए कोई मास्टर प्लान बनाता है या नहीं, एक बड़ा सवाल है। वीआईपी रोड का ये हाल है तो दुनिया का क्या कहेंगे? वीआईपी रोड का ये हाल है, इसका जो है तो उचित समाधान जो है होना चाहिए गवर्नमेंट के स्तर से। कितना देर पानी हुआ जो ये रोड डूब गया है? पानी तो सवेरे से हो रही है, थोड़ा रुक रुक करके हो रही है। क्या लग रहा है, क्या कमी है जिसके कारण ये सड़क डूब जाता है थोड़ी सी बारिश में? सड़क की हाइट को थोड़ा ऊंचा किया जाए सर। ये कौन जगह है? ये इलाका कौन सा मोहल्ला? ये बात है कि वो वीआईपी रोड है टावर चौक के पास। टावर? जी जी जी, एरिया का टावर चौक है ये। कितना पानी लगभग होगा इस रोड में? लगभग 1 फीट होगा। कितनी दिक्कत हो रही है ऐसे में जाने आने में? बहुत ज्यादा। क्या रहा है? जी जी जी। तो हाँ हाँ हाँ,
नहीं कर सकते। दरभंगा नगर निगम ही नगर निगम है, उसमें केवल लूट खसोट होता है। सफाई के नाम पे, नाला रोड के नाम पे केवल लूट खसोट का राजनीतिक होता है वहाँ पे। क्या कहेंगे, ये जिला स्कूल का मेन रोड है, यहाँ पे जाने वाला अभी नए नगर आयुक्त आए हैं राकेश गुप्ता जी, उनसे यही उम्मीद करते हैं कि नल जल निकासी का व्यवस्था किया जाए। मेन रोड डूब गया, दूसरे रोड का क्या कहेंगे, क्या कल्पना कर रहे हैं? घर वाले रोड पे जो है तो 2-2 फीट पानी है, 2.5 फीट पानी है। नगर वाले के पास खुद 2.5 फीट पानी है। कौन सा रोड है जिसपे इतना पानी है? और उर्दू वाला रोड वो भी डूबा हुआ है। पूरा और डूबा। कहाँ के क्या स्थिति है रोड पे? पूरे शहर में जलमग्न है, पूरा डूबा हुआ है। पूरा डूबा हुआ है। क्या इसका आखिर उपाय क्या है जो ठीक हो गया? प्रॉपर नाला का सफाई नहीं होता, इसीलिए जो है सो सड़क पूरा रोड पे पानी लगा हुआ रहता है। स्थानीय निवासी नाला सफाई के नाम पे केवल खाना पूर्ति होता है और लूट खसोट होता है नगर निगम का। टैक्स केवल विधि करके आम लोगों को परेशान किया जाता है। सुविधा के नाम पे जीरो है नगर निगम के द्वारा। टैक्स के नाम पे वसूली जब्त किया जाता है और बंदोबस्त किया जाता है। नगर निगम में केवल लूट खसोट का राजनीतिक होता है। सब वहाँ के पार्षद और पदाधिकारी मिलकर जो लूट खसोट करते हैं। कौन सा रोड है ये? यह रोड है दरभंगा पे। अच्छा, कितना देर का पानी होगा कम से कम? ये हो गया 2-2.5 घंटा। 2-2.5 घंटा में इतना साफ सफाई करने वाला आया है कोई? अभी गया तो है साफ करके। क्या कहेंगे, जो सड़क नीचे होगा जिसके वजह से जल जमा होता है क्या? ये कौन जगह है ये? कौन मामला नया आदमी है? पिछले 2 दशकों से विभिन्न मीडिया हाउस में काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार श्रीवास्तव का पिछले दिनों 12 सितंबर को इलाज के दौरान निधन हो गया था। उनके याद में पर शनिवार को प्रेस क्लब दरभंगा में पत्रकारों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस मौके पर सभी ने दिवंगत आत्मा के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार कौशल किशोर कर्ण की अध्यक्षता में एवं पत्रकार राहुल कुमार गुप्ता के संचालन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां उपनिदेशक सह प्रभारी जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि विजय श्रीवास्तव ने पत्रकारिता को बहुत कुछ दिया। वे प्रखर व ईमानदार थे। वे पत्रकारिता के मजबूत नींव रखे। ऐसे लोग हमेशा याद किए जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्रा ने कहा कि विजय श्रीवास्तव ईटीवी के समय से ही मुझे अभिभावक के भाव से देखते थे। जब भी मैं दरभंगा आता था वे मुझे खोज कर मिलते थे और समय बिताते। विजय समाचार लेखन में काफी तेज थे। मौके पर वरिष्ठ पत्रकार विपिन कुमार ने कहा कि विजय जब पहली बार दरभंगा आए थे तो उसी समय से ही साथ काम करते थे। वे काफी दबाव में भी मीडिया हाउस में काम करते रहे। उनकी लेखनी काफी अच्छी थी। एक समय ऐसा था जब उनकी खबर दरभंगा पत्रकारिता के इर्द गिर्द घूमता रहा, मगर आज उनके जाने के बाद उन्हें क्या मिला? बेहतर पत्रकारिता करके गए हैं। उन्हें लंबे दिनों तक याद रखा जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने कहा कि परिवार के बाद ही पत्रकारिता है। वहीं विजय जी ने पत्रकारिता के सामने परिवार को नहीं समझा। इसके बावजूद भी पारिवारिक जिम्मेदारी संभालते रहे। खबर की जानकारी मिलते ही वे खाना पीना छोड़कर खबर के लिए निकल पड़ते थे। वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार नीरज ने कहा कि पत्रकारिता में हम सभी अकेले हैं। यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। पत्रकारिता को जीवन यापन का साधन नहीं बना सकते। विजय जी ने पत्रकारिता ईमानदारी से की। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक कुमार ने कहा कि पत्रकारों की आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर होती है। विजय कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकारिता को व्यवसाय की अपेक्षा सेवा की भावना से करने की बात सिखाई। पत्रकारों के जीते जी अगर कोई समस्या हो तो सभी को मिलकर उसका साथ देना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार शशिनाथ सिंह ने कहा कि पत्रकारिता के साथ साथ घर परिवार के लिए एक नई व्यवसाय करने की जरूरत है। पत्रकार अभिनव सिंह ने कहा कि विकट परिस्थिति में भी जब सभी साथ छोड़ दिए तो विजय कुमार श्रीवास्तव हमेशा साथ रहते थे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज महासेठ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ही कई साथियों के अचानक चले जाने से मन दुखी है। वरिष्ठ पत्रकार सुनील भारती ने कहा कि विजय कुमार श्रीवास्तव के साथ वर्ष 2007 से ही सीखने का मौका मिला। वे हमेशा अभिभावक के समान सहयोग करते थे। वरिष्ठ पत्रकार इम्तियाज अहमद ने कहा कि विजय कुमार श्रीवास्तव अपने और अपने परिवार से पहले खबरों को प्राथमिकता देते थे। मौके पर पत्रकार मुकेश कुमार, राकेश कुमार, नीरज, कौशल किशोर कर्ण, संजय मिश्रा, अमित सिंह, गिरीश कुमार, धीरेन्द्र मिश्रा, बैजनाथ झा और बैजू, नीरज कुमार राय, चिंटू चौधरी, विवेकानंद सिंह समेत कई पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि दी।
विजय जी ने परिवार को नहीं समझा, बस शुरुआती दौर से ही। पिताजी के बारे में, विजय जी के बारे में बहुत सारे सब लोग बहुत ज्यादा जानते होइएगा, लेकिन मैं आपको कुछ बात बता दूं। विजय जी इकलौते बेटे थे और 2 घर में बहनें थी। पिता समय से पहले चले गए, जिम्मेदारी इनके पास बहुत आ गई थी, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे। छोटी बहन की शादी से पहले कई तरह की समस्याएं आई थी, साथ विजय जी के साथ रहने वाले लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई तरह की समस्या आई। उन समस्याओं के बीच में विजय जी की शादी में हम बारात भी गए थे और हमको ये पता भी नहीं था कि लड़ियासराय में लड़की है और शादी पटना में। शादी जो कराने वाले लोग थे वो बेचारे के बारे में सब लोग जानते ही हैं, किस छवि के लोग थे वो, लेकिन विजय जी से उनके संबंध अच्छे थे। शादी हो गई। शादी होने के बाद जो स्थिति विजय जी की हुई वो शायद बहुत कम आदमी इस बात को समझ पाए। एक बेटा कैसे माँ और पत्नी के बीच में पीस के रह जाता है, उसकी जीती जाती तस्वीर यही है। आर्थिक रूप से जो जरूरत थी, बहन की शादी करनी थी, अपनी शादी किए तो उसके बाद जो स्थितियां पैदा हुई, अपनी शादी में वो बहन की शादी के लिए कितनी परेशानियां उनको झेलनी पड़ी। खैर जो भी हो, मैं देखिए बोलने में स्थिति को देखते हुए और जॉब का नेचर बचा हुआ नहीं है, किस वजह चलेंगे। इस प्रकार के जो कार्यक्रम का आयोजन होता है तो हम 2-3 लोगों से बात करते हैं, जो अभिभावक मानते हैं, बड़े भाई मानते हैं, उनसे सिर्फ सहमति ले लेते हैं। हम जब सहमति ले लिए तब जानकारी मिला तो चूंकि विजय भैया एक संगठन चलती है श्रमजीवी, उसके पदाधिकारी थे, तो उसमें और लोगों से तो मेरी बातचीत नहीं रहती है, लेकिन मुकेश भैया से बातचीत तो हम उनको फोन किए कल, तो वो बोले कि जो तुम कर रहे हो। हम बोले हाँ भैया हम लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं जो लोग करते हैं। तो शशि मोहन से तुम बात कर लो, वो भी आयोजन कर रहा है। हम बोले जो हम क्या बात करेंगे, एक चीज थोड़ा उनको पता भी लगा होगा कल, हम क्या बात करेंगे। वो आयोजन कर रहे हैं तो उनके संगठन के अगर कोई देहांत किए हैं तो कर रहे हैं, और भी पत्रकार तो इधर ये हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, तो सब में करना चाहिए। इतने 3-4 संगठन चल रहा है, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग सहयोग करें। ये दूसरी बात है। एक चीज हम चाहते हैं क्या कि जो बात अभी मुकेश भैया बोले, उनके माँ को कुछ मदद किया जाए क्या अपने लोग की तरफ से, अगर सब लोग का ये हो। अगर पत्नी के नाम से 12-13 लाख की बात बोल रहे हैं तो हम तो सोच रहे थे जैसे अब महेश भाई की बेटी के नाम से कितना का अमाउंट है जो फिक्स किए हैं, 51,500 रुपया महेश जी की लड़की थी छोटी, तो उसके नाम से फिक्स हो गया है, हम लोग कर दिए हैं। आज या कल में वो अपना जाकर के उनको दे देंगे, बॉन्ड होगा। तो अगर सब लोग का विचार होगा तो उनके विजय जी के माँ को कुछ आर्थिक मदद हम लोग करें। बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। 12,000 में किसी का घर नहीं चलने वाला, ईमानदारी से। स्टाफर है ठीक है, लेकिन जब तक स्टाफर है तभी तक है घर चलता है। फिर आपके ये बच्चे हैं ना भाई, बड़े होंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई, बेटी है उसकी शादी जो है, और ये जो है सोचते हैं कि भाई समाज हमारा खड़ा हो जाएगा मेरे साथ, है ना, वो सब फिल्मों में ही दिखाई देता है, हकीकत में कुछ नहीं है। और विजय जी और हमारे बीच नहीं है, बहुत लोग इसी तरह आते हैं चले जाते हैं, लेकिन भाई विजय जी बहुत ही सीधे और सूझे थे। कुछ लोगों के साथ रह करके हमसे थोड़ी दुनिया बनी थी, मनीष वगैरह थे ना, इनके दोस्त वगैरह जिनको हम नहीं लाइक करते थे, बहुत सारे ऐसे थे है ना, जिसमें ये थे सीधे साधे, ईमानदार जरूर थे, लेकिन कुछ लोगों के साथ रहने की वजह से हम थोड़ा सा इनसे बात करते थे। आज उनको याद करके बड़ा ये लग रहा है कि भाई वो हमसे लगभग 10-12 साल छोटे रहे होंगे, हमसे 3-4 साल बड़ा था, लेकिन मित्रवत था, बहुत अच्छा, मतलब ये रहता था ना भाई, हंसी मजाक। हर आदमी का अपना अपना स्वभाव होता है, जिंदगी अपनी होती है,
लेकिन हम तो कहेंगे कि भाई पत्रकारिता को बेस नहीं बनाइए भाई नया पीढ़ी, और इसको बस इन्वेस्टो मतलब भाई क्या कर सकते हैं भाई, शौक के रूप में इसको रखिए। यही हमारी यह विनती है। दरभंगा में हुआ था, कहीं ना कहीं उनका भी इसमें सुझाव था कि इस तरह का एक संगठन दरभंगा में चले जिससे पत्रकारों का किसी रूप में मदद हो सके, और काफी हद तक सक्सेस हो रहा है। और मैं आज ये कह सकता हूँ कि इस तरह के सभा का जो आयोजन हो रहा है, एक तरह से खुशी भी होता है तो दूसरी तरफ से दुखी भी मन को लगता है कि हम लोगों के बीच हम लोगों के मित्र जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुख इस बात की है कि दरभंगा में अभी भी ऐसे 25-50 पत्रकार हैं जो पत्रकार के दुख सुख में खड़ा होने के लिए आते हैं, एक साथ होते हैं। और दुख इस बात का भी एक होता है कि दरभंगा में कहने के लिए 3-4 पत्रकार संगठन है, और हमने तकरीबन आधा दर्जन से अधिक मौत का केस हमने देखा है, जिसमें किसी संगठन ने आगे आके उस परिवार के आंखों को पोंछने का काम नहीं किया। और यही मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी पत्रकार संगठन जो है इस प्रकार का काम करते रहे। धन्यवाद। रमेश जी चेयर का है। अब इसे दुखद संयोगी कहा जाएगा कि आज एक बार पुनः हम पत्रकार बंधु, हमारे बीच एक साथी बड़े भाई एक पत्रकार के दिवंगत होने पर उनके शोक सभा में असामयिक निधन हुआ है। अगर किसी पत्रकार का समय से निधन होता है तो वो तो आना जाना दुनिया सबका लगा रहता है। और जिस पर अभी सभी लोग चर्चा किए हैं कि जो पत्रकार है उनकी आर्थिक स्थिति पर, उनके पास आय का स्रोत नहीं होता। अगर ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं तो उन्हें रस करना चाहिए। विजय भैया से मेरी मुलाकात 2010-11 के बीच हुई थी। एक नाका 5 पर मेरी बात पहली बार हुई थी, और भी बड़े पत्रकारों से भी, बड़े भाइयों से भी मुलाकातें हुई, बात हुई है। किसी ने मुझे कुछ कहा था कि जब पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता सेवा है, व्यवसाय नहीं। तो निश्चित रूप से अगर हम सेवा में हैं तो हमारे आय का स्रोत इससे नहीं हो सकता, सेवा की भावना से रहेंगे। कहीं ना कहीं आजकल डिजिटल युग है, आर्थिक युग है, और बहुत सारे स्रोत भी बने हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना काम करते हुए आय का स्रोत अपने परिवार के लिए नहीं बना सके, ऐसा भी नहीं है। और एक आग्रह मेरा सभी पत्रकार बंधु, सब कुछ कह ही चुके हैं, एक आग्रह है कि किसी के साथ कोई दुखद घटना हो जाए तो ही हम एकत्र हों, ऐसा नहीं। उनके जीते जी जब हमारे बीच के साथी हैं और जीते जी कोई समस्या उनके साथ आई तो हमें इस परिस्थिति में वो ना आए, ऐसी परिस्थिति ना आए।